Hello students, I welcome you all on the marathon for UPSC। और इस वीडियो में हम विज़न आईएएस की मार्च की मैगज़ीन कवर करेंगे। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम जो पॉलिटी सेक्शन है विज़न आईएएस का इस मंथ की मार्च 2024 का उसको कवर करेंगे। उसमें देखेंगे कि क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस है। पहला टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड, दूसरा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स, वन नेशन वन इलेक्शन, म्यूनिसिपल इलेक्शंस, एसआर बोमई जजमेंट, सिक्स्थ शेड्यूल, टेम्पल रेगुलेशन इन इंडिया, सिनेमाटोग्राफी एक्ट रेगुलेशंस रूल्स, न्यूज़ इन शॉर्ट्स। ठीक है, इनको कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से जो है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो न्यूज़ में ये क्यों है? न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने एक रिजोल्यूशन पास किया, बिल पास किया। ठीक है, बिल पास किया यूसीसी को लेकर के। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड किसने? उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली ने, इसलिए ये न्यूज़ में है। इसके बैकग्राउंड को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड को थोड़ा देख लेते हैं। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में लेक्सी लॉ की रिपोर्ट आती है 1840 में, जो फोकस करती है कि यूनिफॉर्मिटी लाया जाए तो इनकोडिफाइंग इंडियन लॉज को, इंडियन लॉज को कोडिफाई करने के लिए यूनिफॉर्मिटी लाया जाए इन मैटर्स ऑफ ऑफेंस, एविडेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। इन तीनों मैटर्स में लॉज को कोडिफाई करने के लिए यूनिफॉर्मिटी लाया जाए, क्योंकि ये पहले रिलीजन बेस्ड होते थे। इसीलिए ब्रिटिशर्स के समय इसको क्या कोशिश किया गया कि यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए लेक्सी लॉ की रिपोर्ट में रिकमेंड किया गया। इस रिपोर्ट में पर ये रिकमेंड किया गया था कि जो पर्सनल लॉज हैं, ठीक है, वो मुस्लिम एंड हिंदू के दैट शुडंट बी कोडिफाइड, यानी पर्सनल लॉज जो हैं वो डाइवर्सिफाइड और अलग रह सकते हैं। BN राव कमेटी का यही कहना था कि ये कोडिफाइड हिंदू लॉज विच गिव इक्वल राइट्स टू वुमेन। हिंदू लॉज में क्या क्या इंक्लूड है? हिंदू लॉज में सिख, ये सब वगैरह, सिख, बुद्धिस्ट, ये सब इंक्लूडेड हैं। सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स, ये सब हिंदू लॉज में इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो वही कहना था BN राव कमेटी का कि कोडिफाई किया जाए हिंदू लॉज, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन के लिए। पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या होता है? स्पेशल मैरिज एक्ट आता है 1954 में। ये क्या अलाउ करता है? इंडियन और ऑल इंडियन इन फॉरेन कंट्रीज़, इंडियन नेशनल इन फॉरेन कंट्रीज़ इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, अलग रिलीजन और फेथ के होते हुए भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दो अलग रिलीजन के लोग शादी कर सकते थे। ठीक है, चाहे वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हों या कुछ भी करते हैं। ठीक है, 4 मेजर इनेक्टमेंट्स ऑन हिंदू लॉज। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस हिंदू लॉज को यूसीसी के परव्यू से इसलिए देखा जाता है क्योंकि ये बुद्धिस्ट, जैन, सिख सभी को कंक्लूड करिए रहते हैं। जैसे इसको जनरल मैरिज एक्ट भी कहते हैं या हिंदू मैरिज एक्ट भी कहते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये सारे क्या हैं? यूनिफॉर्म लॉज हैं। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीपल रिलीजन्स पे अप्लीकेबल हैं, मल्टीपल एप्लीकेबल। ठीक है, अब देखते हैं उत्तराखंड जो है वो फर्स्ट स्टेट हो गया है टू पास अलॉन यूनिफॉर्म सिविल कोड। आसाम और गुजरात में अभी इस चीज़ों पे चर्चा चल रही है। गोवा एक पहला ऐसा स्टेट है जहाँ पे अ फॉर्म ऑफ कॉमन सिविल कोड है। इसको कहते हैं पोर्टुगीज़ सिविल कोड 1867 की। हाइलाइट्स क्या है उत्तराखंड की यूसीसी के? इसकी एप्लीकेबिलिटी पे फोकस करते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑल रेसिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड एक्सेप्ट जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो प्रोटेक्टेड अंडर है, प्रोटेक्टेड अंडर पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोटेक्टेड ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। मैरिज एंड लिव इन रिलेशनशिप्स, मैरिज एंड लिव इन रिलेशनशिप्स को भी ये कवर करता है और मैंडेट करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप विद इन 1 मंथ एंड मैरिज विद इन 60 डेज। मैरिज करने के बाद आप 60 डेज़ के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिव इन रिलेशनशिप के 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करना रहता है। ये एप्लीकेबल है ऑल रेसिडेंट्स
एक्सेप्ट LGBTQIA+ कम्युनिटी, इनको छोड़ करके बाकी सारे रेसिडेंट्स पे एप्लीकेबल है कि अगर वो लिव इन रिलेशनशिप या मैरिज कर रहे हैं तो उनका रेसिडेंट रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी बेसिस पे करवाएंगे। ठीक है, ये क्या करता है, लीगल रिकॉग्निशन टू चिल्ड्रेन जो वॉइडेबल मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप से निकलते हैं। वॉइडेबल मैरिज क्या है, ये एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट टाइप का मैरिज होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है। ठीक है, इसमें से दोनों पार्टी अलग हो सकती हैं, किसके कोर्ट जा कर के दोनों पार्टी अलग अलग हो सकती हैं। तो ये एक अलग टाइप का मैरिज होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैरिज। ठीक है, जिसको वॉइड किया जा सकते हैं, आप शब्द से ही पढ़ सकते हैं, वॉइडेबल मैरिज मतलब जिसको वॉइड किया जा सके, मतलब निकला जा सके उस मैरिज में से। ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सम मैरिज प्रैक्टिसेस, कुछ मैरिज प्रैक्टिसेस जो इलीगल तौर पे बेस्ड थी उनका क्रिमिनलाइजेशन किया गया, जैसे निकाह हलाला, ट्रिपल तलाक, इन सब प्रैक्टिसेस को क्या किया गया, बैन कर दिया गया है। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑन बाइगैमी और पॉलीगैमी, बाइगैमी और पॉलीगैमी पे प्रोहिबिशन लगा दिया गया है। इनहेरिटेंस के मैटर्स में ये क्या कहता है, इनहेरिटेंस के मैटर में इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर सन एंड डॉटर्स, ये एक रिमार्केबल चीज़ है। डिपार्टिंग फ्रॉम कॉर्पसनरी सिस्टम एंड प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स इन स्टेट सक्सेशन। कॉर्पसनरी सिस्टम में क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट में क्या होता है कि अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बॉर्न होते हैं, ठीक है, तो आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऑटोमेटिक सक्सेसर बन जाते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के सक्सेसर बन जाते हैं। जैसे घर में बड़ा बेटा या बच्चे जो भी लड़के होते हैं वो ऑटोमेटिक जो फादर की प्रॉपर्टी रहती है उसके सक्सेसर बन जाते हैं, और लड़कियां उसमें इंक्लूड नहीं रहती थी। पर यहाँ पे क्या किया गया है, सन्स एंड डॉटर्स के लिए क्या है, इक्वल राइट्स इन स्टेट सक्सेशन, इंटेस्टेट सक्सेशन। इंटेस्टेट सक्सेशन का मतलब है कि अगर ये एक ऐसा टाइप का सक्सेशन है जिसमें जिसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, अगर वो डेड कर गया बिना किसी विल के, जैसे वसीयत कहते हैं ना, वसीयत, बिना किसी वसीयत के अगर वो मर जा रहा है तो उस केस में जो प्रॉपर्टी है वो दोनों सन्स और डॉटर्स में डिवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, यूसीसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यूसीसी एक वन लॉ फॉर इंटायर कंट्री टाइप का चीज़ है जो ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज़ पर अप्लीकेबल होता है इन मैटर्स ऑफ मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। ठीक, करेंटली इंडिया में पर्सनल लॉ जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, हर रिलीजन का एक स्पेसिफिक लॉज है। ठीक है, इंडिया में पर्सनल लॉज की क्या स्थिति है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो मुस्लिम्स को गवर्न करता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में देखिए हिंदू, सिख्स, जैन्स, बुद्धिस्ट, आपको मैंने बताया था ये सारे इंक्लूडेड हैं। ठीक, इंडिया सक्सेशन एक्ट में क्रिश्चियन, पारसीज, ज्यूस, ये सब इंक्लूडेड हैं। द स्पेशल मैरिज एक्ट जो है ये प्रोवाइड सोलेमनाइजेशन ऑफ इंटरफेथ मैरिज, इंटरफेथ मैरिज को ये एक स्पेस प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन से कि आप इंटरफेथ मैरिज भी कर सकते हैं बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑफिसर के पास रजिस्ट्रेशन करके। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स की तरफ फोकस करते हैं जो यूसीसी पे बेस्ड हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स। द फेमस शाह बानो केस 85, इसमें क्या है, नीड फॉर यूसीसी पे फोकस किया जाता है, स्पेशली मेंटेनेंस और मैटर्स में। मेंटेनेंस मैटर्स में शाह बानो केस में क्या था, वुमेन को मेंटेनेंस अलाउंस के लिए वो केस था, वो सुप्रीम कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया था कि रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके रिलीजन में अलाउंस देना मना है फिर भी आप अलाउंस देंगे। सरला मुग्दल केस, ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने अर्ज किया जेंडर इक्वलिटी अमॉन्ग रिलीजन्स। पॉलो कोटिनो वर्सेस मारिया लूजिया वेलेंटीना केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया नीड फॉर यूनिफॉर्म लॉज इन कंसिस्टेंसी। ठीक, लॉ कमीशन ने कहा 2018 में कि यूसीसी की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अमेंडिंग लॉज जो हैं, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसको हम अमेंड कर दें तो काम बन जाएगा। और लॉ कमीशन इंडिया की 22 में रिपोर्ट आई, वो कहता है कि पब्लिक एंड रिलीजियस इनपुट ऑन यूसीसी, इट सीक्स पब्लिक एंड रिलीजियस इनपुट ऑन यूसीसी, यानी
पब्लिक कंसेशन और रिलीजियस कंसेंसस को आप यूसीसी पे पहले लाइए, उसके बाद यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन की आगे तरफ पढ़िए। आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ यूसीसी। यूसीसी के फेवर में क्या क्या आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है। पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, आर्टिकल 44 डीपीएसपी, ठीक है। ये इंश्राइन करता है कि डीपीएसपी में है यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क फॉर सिविल मैटर्स, ठीक है। प्रमोट सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म को प्रमोट करेगा क्योंकि सिविल लॉज आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियस ग्रुप। सिविल लॉज जो होंगे ये रिलीजियस ग्रुप से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होंगे। और ये रेडिकलाइजेशन और बाकी हैं जैसी जो अदर थिंग्स हैं, प्रोपेगेंडा वाइज या लव जिहाद हो गया या अदर चीज़ें हैं, इनको काउंटर करने में मदद करेगा। अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, ठीक है। फॉस्टर्स नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी को फॉस्टर करेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रमोट करेगा किसको, कॉमन सिटीजनशिप को एंड स्ट्रेंथन द नेशनल यूनिटी। इंश्योर जेंडर जस्टिस, ये यूसीसी जो है ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट कर देगा इन पर्सनल लॉज, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेंस राइट। जैसे अभी उत्तराखंड के ही लॉ में है कि इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स, इक्वल सक्सेशन राइट्स जो हैं और अलाउंस वगैरह, ये चीज़ों को इससे वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर जस्टिस जो जेंडर गैप है उसको फिल करने में मदद मिलेगी। सिंप्लीफाई कर देगा लीगल प्रोसीजर्स को। अभी कई लॉज हैं, इसके वजह से चीज़ें थोड़ी बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक। अब जब सिंपल एक लॉज हो जाएंगे, इससे जो लीगल प्रोसीजर है वो काफ़ी सिंप्लीफाइड हो जाएगा। मैरिज, डाइवोर्स और इनहेरिटेंस के लिए एक लॉज रहेंगे, ईजिली काम हो जाएगा। कोडिफाई पर्सनल लॉज, पर्सनल लॉज कोडिफाइंग इस्टेब्लिश यूनिवर्सल प्रिंसिपल फॉर फेयरनेस एंड स्ट्रीमलाइन लीगल प्रोसेस। अगर पर्सनल लॉज को हम यूसीसी बेसिस पे कोडिफाई कर देंगे तो ये फेयरनेस और लीगल प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर देगा। अभी बताया ना, सिंगल लॉज रहेगा, ये कम्बरसम नहीं रहेगा, इजीली समझ में आएगा और ये जेंडर जस्टिस और जस्टिस फॉर ऑल, इन सब चीज़ों को, एक्सेस टू जस्टिस, इन सब चीज़ों को प्रमोट करेगा, ठीक। प्रमोटिंग एक्सेस टू जस्टिस, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स इफेक्टिवली, इसमें मदद करेगा। आर्गुमेंट्स अगेंस्ट यूसीसी, ये क्या करें, यूसीसी क्या है, थ्रेटन्स द डाइवर्सिटी एंड रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। आर्टिकल 25 के अंडर जो कल्चरल एंड रिलीजियस आइडेंटिटीज़ हैं उनके राइट्स को ये अंडरमाइन कर रहा है, ठीक। और उनके रिलीजियस फ्रीडम को जो गारंटी किया गया आर्टिकल 25 में, ये भी इनको इन्फ्रिंज कर रहा है। लैक ऑफ कंसेंसस अमॉन्ग कम्युनिटीज़, कम्युनिटीज़ के बीच में कंसेंसस नहीं है। कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं वो नाराज़ हैं या अभी भी उनको कंसेंसस में नहीं लाया गया है इस चीज़ को लेकर के। इससे क्या होगा, सोशल अनरेस्ट और रेजिस्टेंस, प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिल सकता है। रेस कंसर्न अबाउट फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर पे ये कंसर्न रेस करता है क्योंकि यूसीसी को एज ए इंक्रोच देखा जा रहा है स्टेट्स की लेजिस्लेटिव पावर्स के ऊपर, क्योंकि ये डिसरप्ट कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अंडर शेड्यूल 7 एंट्री 5। वे फॉरवर्ड देख लेते हैं इसका। वे फॉरवर्ड में है सीक कंसेंसस, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इंगेज करना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स करने चाहिए ऑल स्टेक होल्डर से, इंक्लूडिंग रिलीजियस और कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो धार्मिक नेताओं हैं उनसे सपोर्ट लेना चाहिए और उनकी बातें सुन करके उन चीज़ों को लूप होल्स को कवर अप करके आगे टाइम के साथ इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इंश्योर पॉलिटिकल विल, इसको एक नॉन पार्टीशन और इंक्लूसिव मैनर में इम्प्लीमेंट करना है। नॉन पार्टीशन मतलब बाइस्ड मैनर में इम्प्लीमेंटेशन ना हो, ठीक है, इसका इंक्लूसिव मैनर में इम्प्लीमेंटेशन हो और इसको एज अ पॉलिटिकल टूल की तरह ना यूज़ किया जाए, फॉर पॉलिटिकल गेन्स की तरह ना यूज़ किया जाए, ताकि प्रोटेस्ट और इंसर्जेंसी वगैरह देखने को न मिले। रेज अवेयरनेस, अवेयरनेस करना चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएं, इसके रेशनैलिटी बिहाइंड यूसीसी को प्रोपगेट करें। बेनिफिट्स इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी एंड मीडिया, इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। अवेयरनेस की कमी के कारण जो 3 फॉर्म लॉज थे, 3 फॉर्म लॉज, फार्मर में अवेयरनेस की कमी के कारण उसको रिपील करना पड़ गया क्योंकि वो इन चीज़ों पे अड़े थे और अवेयरनेस की कमी के कारण प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड नहीं किया जा सका था, वो गवर्नमेंट उनको कंसिडरेशन में नहीं ला पाई, इसलिए गवर्नमेंट को रिपील करना पड़ गया।
एक ग्रेजुअल प्रोसेस अडॉप्ट करें जिसमें लॉज को अलाइन करें यूसीसी से विद द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इंश्योरिंग फेयरनेस फॉर ऑल, सभी के लिए फेयरनेस को इंश्योर करते हुए इसको अडॉप्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024। ठीक, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा 2019 में आया था उसी से रिलेटेड है और उसके रूल्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफाई किए हैं। अमेंड करके सिटीजनशिप रूल्स 2009 को नोटिफाई किया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 को, ताकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है 2019 इसको लागू किया जा सके। ठीक, आर्टिकल 11 कहता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है टू मेक एनी प्रोविज़न फॉर एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप के लिए पार्लियामेंट को एम्पावर करता है। एंड ऑल द अदर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, एक्विजिशन, टर्मिनेशन, आर्टिकल 11 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को उससे रिलेटेड लॉज फॉर्मेशन के लिए। ठीक, बैकग्राउंड में देखते हैं। बाय एक्सरसाइजिंग आर्टिकल 11 पार्लियामेंट ने पास किया सिटीजन CAA 2019, ठीक, जिसको प्रेसिडेंट असेंट में मिल गया दिसंबर 2019 में। अब MHA ने रूल्स तो फ्रेम किए नहीं थे ताकि एक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए, अभी को क्या हुआ है एक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स का फ्रेम हुआ है ताकि जो एक्ट है उसको लागू किया जा सके। CA aims to give citizenship to the target group of migrants even if they do not have valid travel documents or mandated in the Citizenship Amendment Act। CA जो आया 2019 में, ये सिटीजनशिप दे रहा है एक टारगेटेड ग्रुप ऑफ माइग्रेंट्स को जिनके पास वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं हैं। जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन है द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955 के जो सिटीजनशिप एक्ट में जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन हैं, ठीक, वो अगर माइग्रेंट्स के पास नहीं भी हैं फिर भी ये हेल्प करेगा उनको सिटीजनशिप लेने में। ठीक है, अब देखते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में क्या क्या हुआ। ठीक, सबसे पहली बात तो ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो फुलफ़िल करते हैं ये 4 कंडीशंस, उनको ग्रांट किया जाएगा सिटीजनशिप। ठीक है, और सिटीजनशिप ग्रांट होने के बाद वो क्या होंगे, विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ इलीगल माइग्रेंट्स, और उनको फंडामेंटल राइट्स स्पेशली जो इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है वो सब भी एसेस हो पाएगा। ठीक है, ये कौन कौन से हैं, दे आर हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस, जिनको ये सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक है, और किस कंट्रीज़ से होने चाहिए, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, और दिसंबर 31, 2014 के पहले ये इंडिया में एंटर किए हों। दे आर नॉट इन सर्टेन ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, एंटर किए हों बाकी देश में, पर ये जो सर्टेन ट्राइबल एरियाज हैं आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इंक्लूडेड द 6th शेड्यूल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एरियाज अंडर द इनर लाइन परमिट, जैसे अरुणाचल, मिजोरम एंड नागालैंड, जो 6th शेड्यूल में मेंशन ट्राइबल एरियाज हैं और इनर लाइन परमिट हैं, उसमें ये इन्फिल्ट्रेशन किए होंगे तो इनको सिटीजनशिप नहीं ग्रांट होगी। इनर लाइन परमिट क्या है, एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ग्रांट किया जाता है इंडियन सिटीजन्स को भी, फॉरेनर्स को भी। इंडियन सिटीजन्स के लिए मैंडेटरी है, फॉरेनर्स को पता नहीं रहता है तो इस वजह से ये कह सकते हैं उनके लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है, पर ये इंडियन सिटीजन्स के लिए ऑब्लिगेटरी है कि ये इनर लाइन जो है ये एक जोन है जिसमें अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्राइवेट अप्रूवल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तभी आपको ये घूमने दिया जाएगा। ठीक है, ये किन किन स्टेट्स में है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड में। इन सभी स्टेट्स में क्या क्या है, इनर लाइन परमिट है। इसमें कुछ एरियाज़ में जाने के लिए परमिट लेनी पड़ती है तभी आप ट्रैवल कर सकते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड सेड माइग्रेंट्स फ्रॉम एडवर्सल पीनल कॉन्सिक्वेंसेस। सेड यानी जो माइग्रेंट्स आए थे उनको एडवर्स पीनल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते क्योंकि वो इलीगल तरीके से आए थे, उनको जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते। पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 और फॉरेनर एक्ट 1946 के तहत, उससे ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है CAA
और एंड रूल्स एंड ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट्स। सीए उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है इन पीनल कॉन्सिक्वेंसेस से, ठीक है। पीरियड ऑफ नेचुरलाइजेशन है, इसको 11 साल से घटा करके 5 साल कर दिया गया है, जो अबव कैटेगरी ऑफ माइग्रेंट्स है। 5 ग्रांट फॉर कैंसिलिंग OCI रजिस्ट्रेशन। OCI रजिस्ट्रेशन मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये एक्ट जो है प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को 5 ग्राउंड पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। ये 5 ग्राउंड्स क्या क्या हैं देख लेते हैं। 5 ग्राउंड्स यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। एक तो फ्रॉड के थ्रू रजिस्ट्रेशन हुआ हो अगर, ठीक, तो कैंसिलेशन हो जाएगा। शोइंग डिसअफेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसअफेक्शन शो करेंगे तो उनका कैंसिल किया जा सकता है सिटीजनशिप। इंगेजिंग विद एनिमी ड्यूरिंग वॉर, ठीक, नेसेसिटी इफ इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे अगर, या उसके अगेंस्ट जाके काम करेंगे, उस केस में भी इनके सिटीजनशिप को वॉइड या टर्मिनेशन किया जा सकता है। इफ़ विद इन 5 years और रजिस्ट्रेशन OCI हैज़ बीन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 or more, और 2 साल से ज़्यादा की सज़ा अगर ग्रांट होने के बाद होती है, उस केस में भी सिटीजनशिप कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि हाइलाइट्स हैं जो अमेंडमेंट रूल्स में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स जो 2024 आए हैं, उसमें जो की हाइलाइट्स क्या क्या हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, ये रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, ठीक है। पर्सन कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन मैरिड टू इंडियन सिटीजन, पर्सन माइनर चाइल्ड ऑफ इंडियन सिटीजन हो अगर, ठीक, अ पर्सन हुज पेरेंट आर रजिस्टर्ड एट इंडियन सिटीजन, अ पर्सन ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, उसके पेरेंट्स रहे हों और अभी किसी और देश के सिटीजन्स हों तो वो भी रजिस्टर्ड कर सकता है। रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ठीक, अगर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है तो वो भी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए नेचुरलाइजेशन के थ्रू, अदर क्वालिफिकेशंस, एफिडेविट देना पड़ेगा, करेक्टनेस ऑफ स्टेटमेंट्स मेड इन द एप्लीकेशन, एप्लीकेंट को एफिडेविट जमा करना पड़ेगा अपनी जानकारी को लेकर के, और एक एफिडेविट लगेगा इंडियन सिटीजन का टू टेस्टिफाई द कैरेक्टर ऑफ द एप्लीकेंट, एक इंडियन सिटीजन का वो लगेगा, एफिडेविट लगेगा जो वेरीफाई करेगा कि हाँ मैं इनसे भली भांति परिचित हूँ वगैरह, इनका कैरेक्टर ठीक है, ऐसे टाइप में। एप्लीकेंट के पास एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए वन ऑफ द लैंग्वेज लिस्टेड इन 8th शेड्यूल में लिस्टेड जो लैंग्वेज है उसके बारे में एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी को बढ़ा करके 20 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अब 20 अलग अलग डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स इंडिया में रहने के आप दे करके सिटीजनशिप एसेस कर सकते हैं, जैसे इंक्लूडिंग वीज़ास, रेसिडेंशियल परमिट, सेंसस स्लिप्स, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड एट्सेट्रा, ये सब दे करके भी प्रूफ कर सकते हैं कंट्री ऑफ ओरिजिन। रिनाउंसिंग सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, अप्लीकेंट को डिक्लेरेशन देना होगा कि जैसे ही वो इंडिया की सिटीजनशिप लेगा, ठीक है, इररिवोकेबली अदर कंट्री की सिटीजनशिप क्या होगी, नल एंड वॉइड हो जाएगी, ठीक है। एप्लीकेंट शैल हैव डिक्लेरेशन सेइंग दैट सिटीजनशिप ऑफ हिज कंट्री शैल स्टैंड रिनाउंस इररिवोकेबली इफ एप्लीकेंट्स फॉर इंडियन सिटीजनशिप इज अप्रूव्ड, अगर इंडियन सिटीजनशिप उसकी अप्रूव्ड हो जाती है तो अदर देश की सिटीजनशिप उसकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, रिनाउंस हो जाएगी। अथॉरिटी टू विच एप्लीकेंट में भी कहाँ पे, किस अथॉरिटी पे एप्लीकेंट जो है वो अपील करेगा। अंडर सेक्शन 6B ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 एप्लीकेशन सबमिट होगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में टू द इम्पावर्ड कमिटी थ्रू डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमेटी होगी वो इम्पावर्ड कमेटी के पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक एप्लीकेशन सबमिट करेगी और मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी और एज जो कमेटी को सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई की रहेगी उसको। नीड ऑफ CAA रूल्स, ठीक, 2019, एक तो ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव है कि हमने जो परसिक्यूटेड हैं उनको सिटीजनशिप दे करके उनकी राइट टू लाइफ और लिबर्टी को सेफगार्ड किया है। दूसरा, हम नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं,
ये कैसे हो रहा है, डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं इलीगल माइग्रेंट्स में और जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं उनके बीच में। रिलीफ ऑफ पार्टीशन विक्टिम्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश प्रोवाइड स्पेसिफिक स्टेट रिलीजन। ये एक इस्लामिक रिलीजन, इस्लामिक स्टेट्स हैं। एज अ रिजल्ट मेनी पर्सन बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैव बीन फेस परसिक्यूशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन इन दोज कंट्रीज। जैसे कि ये सारी कंट्रीज़ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, रिलीजन बेस्ड कंट्रीज़ हैं, उन बेसिस पे रेडिकलाइजेशन ज़्यादा होता है, इस वजह से लॉज भी वहाँ के इस्लामिक हैं। उस बेसिस पे ये कम्युनिटीज़ जो हैं ये परसिक्यूशन फेस करती हैं वहाँ पे। तो इस वजह से हम पार्टीशन विक्टिम्स को, जो पार्टीशन के पहले इंडिया का पार्ट थे, पार्टीशन विक्टिम्स को हम एक राहत देने का काम भी कर रहे हैं। कंसर्न क्या क्या है इससे रिलेटेड कंसर्न्स हैं कि जो कंट्रीज़ का क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें श्रीलंका और म्यांमार, इनको नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। इनसे जो माइग्रेंट्स परसिक्यूट होके आए हैं उनको नहीं जोड़ा गया है, जैसे रोहिंग्या मुस्लिम्स हो गए और बाकी बुद्धिस्ट जो हो गए, जो परसिक्यूशन फेस करके आए हैं उनको भी नहीं जोड़ा गया है। श्रीलंका में भी जो बुद्धिस्ट परसिक्यूट होके आए हैं या तमिल एथनिसिटी के लिए जो लोग हैं परसिक्यूट हो गए हैं उनको नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। बेसिस ऑफ माइग्रेशन क्या है, बेसिस ऑफ माइग्रेशन कुछ नहीं है। नो टेस्ट हैज़ बिन कंडक्टेड, कोई टेस्ट नहीं किया गया, CA रूल्स के अंडर में कोई टेस्ट नहीं किया गया कि ये वेरीफाई करने के लिए कि जो एप्लीकेंट है ये कंपेल्ड किया गया है एंटर इंडिया में और उसने परसिक्यूशन फेस किया है अपनी लाइफ में, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है इसमें। पोटेंशियल वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी का ये वायलेशन है क्योंकि आर्टिकल 14 जो कहता है प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म का भी वायलेशन है। आर्टिकल 14 क्या है, एक राइट टू इक्वलिटी है, ये वायलेट हो रहा है कैसे, क्योंकि मुस्लिम का एक्सक्लूज़न हो रहा है, ज्यूज़ का एक्सक्लूज़न हो रहा है, एथिस्ट का एक्सक्लूज़न हो रहा है, CAA से इनको सिटीजनशिप ग्रांट नहीं की जा रही है, इसलिए राइट टू इक्वलिटी का यहाँ पे वायलेशन हो रहा है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेट ऑफ एंट्री, डेट ऑफ एंट्री 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग आए हैं ये किस हद तक सही है कि इस डेट तक के ही लोगों को सिटीजनशिप ग्रांट की जाएगी, इस बेसिस पे किस आधार पे ये डेट वेरीफाई मतलब तय किया गया है, ये एक बड़ा ही कंसर्निंग चीज़ है। इम्प्लीकेशन ऑन एक्सटर्नल रिलेशंस, जो हम कह रहे हैं कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में परसिक्यूशन हो रहा है, रिलीजियस बेस्ड परसिक्यूशन हो रहा है माइनॉरिटीज़ का, इस वजह से हमने अमेंडमेंट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ये क्या कर सकता है, पोटेंशियली लीड कर रहा है टेंशन्स विद नेबरिंग कंट्रीज़ में, ठीक, नेबरिंग कंट्रीज़ में टेंशन लीड कर रहा है। इससे जैसे बांग्लादेश ने कंसर्न रेज किया कि इंडिया ऑन व्हाट ग्राउंड्स इंडिया कह रहा है कि हमारे देश में रिलीजियस बेस्ड पे परसिक्यूशन हो रहा है, ठीक। While the constitutional amendment acts aim to address the concern of persecuted minorities, it is imperative to address the raised concern of ensure and comprehensive and inclusive approach, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एड्रेस करता है कंसर्न्स ऑफ परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़, इट इज़ इम्पेरेटिव, ये ज़रूरी हो जाता है कि हम कंसर्न्स रेज करें टू रेज अ कम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव अप्रोच, ताकि जो छूटे हुए लोग हैं उनको भी हम इसमें इंक्लूड कर पाएँ और एक बेटर पूरा हॉलिस्टिक मैनर में इंक्लूज़न हो पाए परसिक्यूटेड पर्सनस का हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ से जो भी हैं।